केपीटी स्टडी क्लासेस के इस वर्चुअल कक्षा में मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद कक्षा 12 भूगोल के एक अध्याय को लेकर फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 भूगोल की जो दूसरी पुस्तक है, दूसरा खंड है, उसके तीसरे अध्याय मानव विकास का एक लेक्चर आप लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका एक लेक्चर मैंने पहले प्रस्तुत किया था। आज उस कड़ी का दूसरा लेक्चर लेकर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मैं उपस्थित हूं। बच्चों, पिछले लेक्चर में मानव विकास की संकल्पना को समझते हुए आपने देखा कि कुछ मापदंडों को आधार बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा यूएनडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत 1990 से विश्व के देशों की मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही है। यूएनडीपी के सूचकों का ही प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसने भी मानव रिपोर्ट को अपने देश के राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके संदर्भ में तैयार करना शुरू किया। यानी इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। पुनः इसी तरीके से राज्यों ने भी जिलेवार मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना शुरू किया है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट को जिन सूचकों के आधार पर तैयार किया गया है या तैयार किया जाता है, आइए उन्हीं कुछ सूचकों के संदर्भ में हम लोग आज के लेक्चर में समझते हैं। और उन सूचकों में जो पहला सूचक है वो है आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। बच्चों, ये बेहद महत्वपूर्ण है मानव विकास के संदर्भ में। कोई देश संसाधनों से समृद्ध हो और उन सभी में विशेष रूप से निर्धन, दलित और हाशिए पर जो लोग छोड़ दिए गए हैं, उन लोगों की उन संसाधनों तक पहुंच हो, उत्पादकता और कल्याणकारी कदम, ये सभी मानव विकास की कुंजी हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का नाम आपने जरूर सुना होगा। किसी भी देश के लिए जो वहां का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है और वहां के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, वो उस देश के संसाधनों के माप की महत्वपूर्ण सूचक होती है। भारत के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि यहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और जनसंख्या का एक बड़ा तबका आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। हालांकि विगत कुछ वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय और उपभोग व्यय में कुछ वृद्धि हुई है। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है और अब भी इसे बहुत कम माना जाता है, फिर भी इससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में कुछ गिरावट जरूर आई है। यदि हम इसको आंकड़ों से पुष्ट करें तो हम देखते हैं कि सन 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का प्रतिशत पूरे देश में 21.9 था। 21.9%। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 25.7 था, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 13.7 था। इसी प्रकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के संदर्भ में अगर हम राज्यवार आंकड़े देखें तो हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश राज्य तथा दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश, इनकी स्थिति बेहद खराब थी। लगभग 30% से अधिक आबादी यहां की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। इसी प्रकार हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ कर्नाटक, मिजोरम, पश्चिम बंगाल आदि राज्य में जो जनसंख्या निवास करती है, उसका 20% से ज्यादा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करता है। गरीबी बच्चों वास्तव में
वंचित रहने की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को स्वस्थ और समुचित उत्पादक जीवन जीने की दशाएं उपलब्ध नहीं रहती हैं। भारत में गरीबी का जो मुख्य कारण है वो बिना रोजगार के आर्थिक वृद्धि और अनियंत्रित बेरोजगारी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के समृद्ध और गरीब राज्यों के प्रति व्यक्ति आय की असमानताओं के अनुसार ही इनका उपभोग खर्च भी अधिक होता है। यह विभिन्नता भारत में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं की ओर स्पष्ट संकेत करती है। ठीक है, तो आर्थिक उपलब्धियों के जो सूचक हैं उनमें समृद्धता लाना, उनको बेहतर बनाना, गरीबी रेखा से लोगों को और ऊपर लाने के लिए बेहतर कदम उठाना, ये महत्वपूर्ण है मानव विकास के संदर्भ में। आइए अब हम दूसरे सूचक की बात करते हैं जो है स्वस्थ जीवन के सूचक। बच्चों, बीमारियों और पीड़ा से मुक्त एक लंबा जीवन, यही स्वस्थ जीवन का सूचक है। इस क्षेत्र में भारत द्वारा कुछ सराहनीय प्रयास किए गए हैं, जैसे मृत्यु दर जो 1951 में 25.1 प्रति हजार थी, वो 2015 में 6.5 प्रति हजार रह गई। ये मृत्यु दर थी, यानी इस क्षेत्र में हमें सफलता देखने को मिलती है। इसी अवधि में शिशु मृत्यु दर यानी छोटे बच्चों की जो मृत्यु दर थी वो 148 प्रति हजार से घटकर 37 बच्चों प्रति हजार पर पहुंच गई। इसी अवधि में पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा थी, जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की जो आयु थी, वो 37.1 से बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई। यानी औसतन 1951 में जो पुरुष 37 वर्ष लगभग जीता था, उसका जीवन लगभग 67 वर्ष हो गया। 2015 का ये आंकड़ा बताता है। अगर हम स्त्रियों के संदर्भ में देखें तो 1951 में 36.2 से बढ़कर 70 वर्ष हो गया। यानी इस संदर्भ में भी हमें पर्याप्त सफलता मिली है। हालांकि ये उपलब्धियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करती हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस संदर्भ में अब हम बात करेंगे स्वस्थ जीवन के सूचकों में अभी कुछ बिंदु और रह गए हैं, जिसे मैं अभी आपके सामने व्यक्त करता हूं। बच्चों, स्वस्थ जीवन के सूचकों में जो सफलता हमें मिली है उसमें जन्म दर को घटाना भी एक सफलता है। 1951 में 40.8 प्रति हजार से 1999 में 26.1 प्रति हजार हो गई। ये जन्म दर काफी घटी। हालांकि यह जन्म दर अभी कई विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, जिससे हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अपेक्षित सफलता हम इसको कह सकते हैं। भारत में ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में प्रतिकूल लिंगानुपात यानी स्त्री और पुरुषों के बीच जो लिंग अनुपात है वो भी बेहद चिंताजनक और मानव विकास विरोधी दिखाई पड़ता है। यह लिंगानुपात केरल राज्य में हमें अनुकूल मिलता है, जबकि पंजाब और हरियाणा में सबसे प्रतिकूल मिलता है। केरल राज्य में लिंगानुपात लगभग 100% है, यानी जितनी स्त्रियां हैं उतने ही पुरुष हैं, जबकि पंजाब हरियाणा में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा प्रति 1000 पुरुष पर लगभग 850 से भी कम है। यह बेहद चिंताजनक बात है और हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है। क्या आप समझते हैं कि ऐसा क्यों है? निश्चित रूप से इसके पीछे जो मुख्य कारण है उनमें से सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में आज भी पुरुष वर्चस्व मानसिकता विद्यमान है। साथ ही साथ समाज में स्त्रियों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। दहेज
प्रथा जैसी कुरीति भी है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भ्रूण की जांच का जो आधुनिक तरीका है वो भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि भ्रूण की जांच करना गर्भधारण के समय ये भारत में प्रतिबंधित है, परंतु स्वास्थ्य से क्षेत्र से जुड़े तमाम लालची लोग आज भी भ्रूण की जांच करते हैं। संबंधित दंपति को बताया जाता है और लड़की होने की दशा में उनकी भ्रूण हत्या भी कराई जाती है। ये सब कार्य होने से हमारे देश के कई राज्यों में लिंगानुपात बेहद बिगड़ गया है और यह चिंताजनक है और देश के मानव विकास के लिए बेहद घातक भी है। ठीक है, इस स्वास्थ्य जीवन के सूचकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण संदर्भ को हमें और देख लेना चाहिए, वो है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप जानते हैं बच्चों, स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है और एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण, खास तौर से स्वच्छ हवा, साफ पानी, शोर मुक्त माहौल और साफ सुथरा परिवेश ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने देश को प्रदूषण रहित बनाने और स्वस्थ परिवेश देने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन चलाया है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं और वो उद्देश्य ये है कि देश को खुले में शौच से मुक्ति। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग खेतों में जाकर शौच करते हैं, साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में भी रेल पटरियों के किनारे, सड़कों के किनारे जिनके घरों में शौचालय नहीं है वो शौच करते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है, गंदगी फैलती है और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद घातक होता है। इसके साथ साथ कचरे का प्रबंधन, यानी ठोस कचरे, विशेष रूप से नगरों में जो कचरा निकलता है उसके निपटान की व्यवस्था सुदृढ़ बनाना, ताकि इससे भी प्रदूषण और गंदगी पर रोक लगे। ये भी स्वच्छ भारत मिशन यानी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि सभी घरों में शौचालय बन जाए। इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयत्नशील है और देश को खुले में शौच से मुक्ति के लिए बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। जो कचरा निपटान की व्यवस्था है उसमें भी कुछ ऐसा किया जा रहा है कि शहर का जो कचरा है उसको सूखा और गीला अलग ढंग से एकत्रित किया जाता है और उसके बाद उससे वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। साथ ही साथ उनसे खाद बनाई जाती है जो कि खेतों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सके। ग्रामीण भारत में लकड़ी और घास फूस जलाने से जो प्रदूषण हो रहा है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खाना बनाने के लिए ये जलाती हैं, इससे भी प्रदूषण फैलता है और इसको दूर करने के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके अंतर्गत हमारे देश की सरकार की तरफ से गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वाले लोगों को, महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी का एक गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा दिया जाता है ताकि वो इस पर खाना बनाएं और देश हमारा प्रदूषण मुक्त हो। बच्चों, इसके साथ साथ पानी से होने वाले जो रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए प्रत्येक घर तक साफ पानी पहुंचाना और गैर परंपरागत ईंधन के स्रोतों को बढ़ावा देना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और गोबर गैस से ऊर्जा प्राप्त करना, इन सब पर भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत ध्यान दिया जा रहा है। और मैं आपको विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर विशेष रूप से इस वर्ष प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको बेहतर ढंग से आप तैयार करिएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सूचक की बात करते हैं, जो है सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। बच्चों,
विकास की बात पीछे भी के लेक्चर में भी मैंने किया था। विकास वास्तव में मुक्ति है। आप समझिए किससे मुक्ति है। अगर विकास मुक्ति है तो वह किससे मुक्ति है? भूख से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति, दास्ता से मुक्ति, बंधुआकरण और शोषण से मुक्ति, अज्ञानता और निरक्षरता से मुक्ति। इन सब से मुक्ति ही मानव विकास की कुंजी है। वास्तव में यह मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपनी सामर्थ्य के अनुसार विकल्पों का प्रयोग करने में सक्षम हों, और यह सक्षमता ज्ञान से मिलेगी, और ज्ञान तथा मुक्ति का रास्ता साक्षरता से तय होता है। तो आइए जरा भारत में साक्षरता की स्थिति को भी परखते हैं। भारत में साक्षरता की स्थिति क्या है, इसको भी देखते हैं। साक्षरता जो मानव विकास की महत्वपूर्ण सूचक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता 74.04% थी। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.1 और स्त्रियों की साक्षरता दर 65.5% थी। हालांकि राज्यों की स्थिति के अनुसार इसमें विभिन्नता पाई जाती है। दक्षिण भारत के राज्यों में साक्षरता दर बहुत ऊंची है, जबकि उत्तरी राज्यों में यह कम है। केरल में 93.09% और मिजोरम में 91.58% है, जिसे हम बहुत अच्छी मानते हैं। जबकि बिहार में यह बेहद खराब है और मात्र 63.82% लोग ही साक्षर हैं वहां पे। बिहार में स्त्री साक्षरता दर की स्थिति तो और बुरी है, जो मात्र 53.3% है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कृषि मजदूरों, गरीबों में साक्षरता की दर ज्यादा खराब है, जबकि धनी वर्गों में साक्षरता अच्छी। ये भी एक विभिन्नता हमको साक्षरता के संदर्भ में अपने देश में देखने को मिलती है। बच्चों, स्पष्ट है कि भारत में मानव विकास की खराब स्थिति का जो कारण है वो साक्षरता के रूप में कमजोर स्तर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सभी वर्गों तक न होना भी है। शिक्षा मानव की मुक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है, ये मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि इससे मानव के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। यह स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति भी लोगों को जागरूक करती है। इससे आय में वृद्धि होती है, जिससे हमें गरीबी से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि शिक्षा को मानव विकास का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अतः भारत को मानव विकास की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए साक्षरता को बढ़ाने और शिक्षा के उन्नयन पर विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। इसे आप भी अच्छी तरह समझते होंगे, क्योंकि आप भी शिक्षा ले रहे हैं। ठीक है, तो मानव विकास के इस महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं।